गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें हमारा कोड क्या है कि हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो प्रयास हजार करता है। जो प्रयास हजार करता है, जीतता वो है। बिल्कुल सही बात है। हारने वाले के पास हजार बहाने होंगे आपको बताने के लिए कि अब टाइम नहीं मिलता, ये नहीं है, वो नहीं है, फुर्सत नहीं होती। ठीक है, लेकिन जीतने वाला क्या करेगा? अगर वो हार भी जाए तो उसके बाद फिर से प्रयास करेगा। ठीक है, तो हारने वाला क्या करता है? हजार बहाने, उसके पास हजार क्या होते हैं? बहाने होते हैं। और जीतने वाला क्या करता है? फिर से प्रयास करेगा, फिर से कोशिश करेगा सफल होने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? परिवार एवं मित्र संबंध, कार्य एवं खेल और पौधे एवं पशु। ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा। कौन कौन सा कंप्लीट हो चुका है? परिवार हमने पढ़ लिया। परिवार के बारे में हमने क्या पढ़ा था? परिवार के प्रकार पढ़े थे, परिवार का वर्गीकरण पढ़ा था। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं परिवार? दो प्रकार के, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली, हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मित्र पढ़ा। क्या होती है मित्रता, कैसा होता है एक अच्छा मित्र। उसके बाद हमने मित्र का वर्गीकरण पढ़ा था कि मित्रता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? संबंध पढ़ा था कि संबंध कैसे होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, वैवाहिक संबंध और समरक्त संबंध। ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद क्या आता है? कार्य एवं खेल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कार्य एवं खेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पौधे एवं पशु। धीरे धीरे इसे पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कार्य एवं खेल। कार्य एवं खेल से क्या अभिप्राय है कि जो कार्य करते हैं, मतलब जो काम करने का कार्य होता है, कुछ कमाने का, कुछ घर के काम करने का, बाहर के काम करने का, बिजनेस करने का, वो किसका होता है? वो घर के बड़े लोग यानी वयस्कों का होता है। जो वयस्क होते हैं, जो जिम्मेदारी निभाते हैं, उनका कार्य क्या होता है? वो जितने भी घर के कार्य होते हैं घर को चलाने के लिए, उसे वह अपने बिजनेस से संबंधित हो, गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ भी हो, तो वो कार्य कौन करेगा? घर का वयस्क आदमी करेगा। लेकिन बच्चों का कार्य क्या होगा? बच्चे क्या करते हैं? खेलने का कार्य करते हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कार्य और खेल पढ़ना है। तो उस खेल से, जो बच्चे खेलते हैं, उससे बच्चों को क्या लाभ होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम खेल का बालकों के विकास में योगदान। यानी जो खेल है, जो अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं बच्चे, उनसे उनका विकास कैसे होता है, उनसे उन बच्चों का विकास कैसे होता है, किस किस तरह का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, किस किस तरह का होता है, ये आज हम पढ़ेंगे कार्य और खेल में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि यह बच्चों के शारीरिक, सामाजिक एवं ज्ञानात्मक क्षमता के विकास में सहायक होता है। यह है मतलब खेल। खेल क्या है कि वह बच्चों का शारीरिक विकास करता है ना। अगर बच्चा खेलता है, शारीरिक एक्सरसाइज हो जाती है उसकी, मतलब शरीर की उसकी एक्सरसाइज हो जाती है खेलने से। और क्या होता है? सामाजिक एवं ज्ञानात्मक, समाज के बीच में रहेगा, बच्चों के बीच में रहेगा, वहाँ पे खेलेगा तो उसे क्या मिलेगा? सामाजिक ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। और क्या करेगा? सामाजिक एवं ज्ञानात्मक क्षमता के विकास में सहायक होता है। जो खेल है उससे क्या होगा कि उससे बच्चे का सामाजिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा और उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी समाज में बच्चों के बीच रहकर। ठीक है, उसे नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इससे बच्चे स्फूर्तिवान बने रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चों में क्या रहती है? एक्टिव रहते हैं बच्चे, उनके अंदर स्फूर्ति रहती है जब वो खेलने जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा खेलता है अपने दोस्तों के साथ, अपने बाहर समाज में जाके अपने जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन सबके साथ खेलता है, तो उसके अंदर क्या होती है? एक एनर्जी रहती है, एक स्फूर्ति रहती है। बच्चा क्या होता है? एक्टिव रहता है और नियमित रूप से क्रियाकलाप भी करता है। मतलब डेली का उसका रूटीन बन जाता है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक क्या करना है? खेलना है। तो उसका एक रूटीन बन जाता है, नियमित रूप से वो अपने क्रियाकलाप करना शुरू कर देता है। इससे क्या रहेगा? उसका माइंड भी फ्रेश रहेगा, बच्चे का क्या होगा? शारीरिक विकास भी होगा, मतलब वो एक्टिव भी रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इससे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनती है। बिल्कुल सही है। जब हम खेलेंगे तो एक तरह से शरीर
तरह से शरीर की क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि बॉडी का हर पार्ट मूवमेंट करता है खेलते हुए। भागेंगे, दौड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे, हाथ पैर सारी चीज़ें मूवमेंट करती। जब बच्चा खेलेगा तो क्या होगा कि उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट करेगी, तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट करने से उसकी मांसपेशियां जो होगी, मसल्स होगी और बोन्स होगी, वो क्या होगी, मजबूत बनती चली जाएगी। आपने देखा होगा कि जो बच्चा, एक बच्चा होता है ऐसा कि पूरा दिन बैठा रहेगा घर में, फ़ोन में खेलता रहेगा या कुछ भी, मतलब बैठने वाले सारे काम करेगा। एक बच्चा होता है कि वो बाहर जाके खेलेगा या घर में भी अपने बहन भाइयों के साथ खेलेगा, तो आपने देखा होगा कि उसकी बॉडी में और उस जो बैठा रहता है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, क्योंकि वो बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल मतलब उसके अंदर शरीर में रोग होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन भागने से क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, भागने से, खेलने से, दौड़ने से, और क्या होती है, स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है। तो इससे क्या होगा, खेलने से बच्चे का कि जो मांसपेशियां होगी और जो हड्डियां होगी वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, कि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। बिल्कुल सही, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है, मतलब जब आप दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी जो हार्ट बीट है ना वो बहुत तेज होनी शुरू हो जाती है, तो ब्लड क्या होगा, बहुत तेज़ी से पूरी शरीर की नसों में फैलना शुरू हो जाएगा। तो क्या खेलने से क्या होगा फ़ायदा, कि ब्लड सर्कुलेशन होगा और पाचन क्रिया शुद्ध होगी। जब ब्लड सर्कुलेशन होगा, जब हम भागेंगे, दौड़ेंगे, हमारे पूरा शरीर मूवमेंट करेगा, पूरी बॉडी मूवमेंट करेगी, तो उसके बाद क्या होगा, हमारी पाचन क्रिया क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, हमारा पाचन अच्छे से, जो हमने खाया है उसका अच्छे से पाचन हो जाएगा और हमारी जो पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि इससे शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। जब हम बाहर के वातावरण में जाएंगे, बाहर खेलेंगे, तो ऑक्सीजन मिलेगी वहाँ से। ऑक्सीजन मिलने से क्या होगा, हमारे लंग्स होंगे, जो हमारे फेफड़े होंगे वो मजबूत हो जाएंगे। तो खेलने का लाभ क्या है, कि बाहर जाकर पेड़ पौधों से क्या मिलती है, बाहर जाकर बच्चा क्या करेगा, ग्राउंड में, पार्क में, कहीं भी जाके खेलेगा, तो उससे क्या होगा, अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी और उससे ऑक्सीजन मिलने से हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या होंगे, मजबूत होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि खेल कूद के दौरान शारीरिक अंग सक्रिय होते हैं। बिल्कुल सही, जब हम खेलते हैं तो क्या होता है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एकदम एक्टिव रहते हैं ना। जब आप भी खेले होंगे बचपन में, आपने देखा होगा, अगर हम कुछ भी खेल खेल रहे हैं तो एकदम से एक्टिव रहेंगे हम। ठीक है, जैसे क्या भागना, दौड़ना या कुछ बोलते हैं ना, वो पकड़ना, आपस में एक दूसरे को पकड़ते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, एकदम से पूरा एक्टिव रहता है इंसान, पूरी तेजी से जाएगा, उसे दूसरे वाले को पकड़ लेगा। तो बॉडी का हर पार्ट क्या रहता है, एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, और क्या रहता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे जो हमारे शरीर में रोग होंगे वो दूर हो जाएंगे, मतलब उन्हें सहने की जो शक्ति होगी वो कम हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी अगर कुछ रोग होते भी है तो हम उन्हें उससे मतलब हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर आ जाएगी। किससे, जब हम खेलेंगे कूदेंगे और हमारे शरीर का जो एक एक अंग है, हमारे बॉडी का जो एक एक अंग है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाएगी, रोग को हरा देगा हमारा शरीर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कि खेल कूद से बच्चों का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। बिल्कुल सही है, जो बच्चे खेलते कूदते हैं, ये नहीं कि पूरा दिन खेलते ही रहो, पढ़ाई भी करनी है, अपने सारे काम भी करने हैं, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, उसके बाद खेलने का एक टाइम होता है। लेकिन उससे क्या होता है, बच्चा एक्टिव रहता है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चे का जो माइंड रहता है वो एकदम नियमित क्रियाकलाप करता है, कि उसका एक टाइम फिक्स होता है, मुझे इस टाइम खेलने जाना है। तो उससे क्या होगा, उसका मानसिक विकास जो होगा ना, उसका जो मानसिक विकास होगा वो बहुत तेजी से होगा, वो नए नए कार्य सीखेगा, वहाँ पे बच्चों के साथ ग्रुप में बैठ के क्या करेगा, नई नई चीज़ों को सीखेगा, उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, है ना। कि कोई भी अगर एक बच्चे क्या करते हैं, टीम बना लेते हैं, टीम बना के खेलते हैं, कोई भी टॉपिक ले लेंगे, कुछ भी करेंगे कि इसका
इसे हम कैसे करेंगे, तो वो अपना दिमाग लगाएगा, दिमाग लगा लगा के सोच सोच के उस चीज़ को सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, उसका मानसिक विकास तेजी से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि खेलकूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए थेरेपी का काम करता है। जो बच्चे इमोशनल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, उन्हें जरा सा कुछ बोलो तो वो रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज में नहीं रहते, बच्चों के बीच नहीं रहते। लेकिन जब वो समाज में बच्चों के बीच रहेंगे, खेलेंगे, तो क्या होगा, उनके लिए खेलकूद किस तरह का काम करेगा, एक थेरेपी का काम करेगा। वो उन बच्चों को देख देख के खुद भी ऐसे ही उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करेंगे। तो खेलकूद से क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा अगर समाज के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है खेलने, तो उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करेगा। मतलब जो उसका घर का जो माहौल था उसे वो वहीं छोड़ के बाहर जाके कोशिश करेगा कि जब ये बच्चे इतने खुश हैं, जब ये इतने अच्छे तरह से रह रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा इतनी अच्छे से रहने की। तो जो इमोशनल बच्चे होंगे उनका क्या होगा, वो उनके लिए वो खेलकूद किसका काम करेगा, थेरेपी का काम करेगा, जिससे वे सामाजिक परिवेश में समायोजन स्थापित कर लेते हैं। मतलब वो समाज के बीच में जो बच्चे होते हैं उनके बीच में जाके वो भी बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं। जो इमोशनल बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो घर में रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल अगर कुछ बोला उन्हें तो रोना शुरू कर देंगे। ऐसे होते हैं ना जो बहुत इमोशनल होते हैं। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलेंगे, समाज के बीच बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, तो उन्हें क्या होगा, वो सामाजिक परिवेश में, मतलब उनका एक उनके बाहर का जो समाज का वातावरण है वो भी उन्हीं के साथ, उन्हीं के अनुरूप ढलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि खेलकूद बच्चों को स्वयं निर्णय लेने की क्षमता सक्षम बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। खेलकूद क्या करते हैं, बच्चों को निर्णय लेने की, जो मैंने बताया ना अभी कि अगर बच्चे सारे मिलकर कोई गेम खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, और किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालना है, तो कोई सब अपनी अपनी अलग अलग सलाह देंगे कि इसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो अपने माइंड पे, अपने दिमाग पे जोर डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने के लिए वो सक्षम हो जाएंगे। वो भी अपनी एक बात रखने की कोशिश करेंगे कि ये काम ऐसे होना चाहिए। ठीक है। वो भी, उनके अंदर भी एक निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी। किससे? जब वो समाज के बीच में रहकर, समाज के परिवार, अपने दोस्तों के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर खेलेंगे, तब उनके अंदर क्या होगा कि एक निर्णय लेने की जो शक्ति है वो आ जाएगी। वो किसी भी निर्णय को लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि खेलकूद बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है। अगर आप बच्चे को सारे दिन पढ़ाते रहो, उसे खेलने का टाइम नहीं दो, तो क्या करेगा वो, मतलब चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चा, किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन जब उसका एक टाइम फिक्स होगा कि आपको 5वें पीरियड में खेलने जाना है, अब मान लीजिए 4 पीरियड हो गए, 5वें पीरियड में क्या करना है, खेलने, तो उसके अंदर अलग से एक स्फूर्ति रहेगी कि 5वें पीरियड में खेलना भी है। खेलने के लिए वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है। तो शिक्षा के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और शिक्षा के लिए खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण कैसे है, क्योंकि अब तो स्कूलों में हर क्लास में क्या, अगर स्पोर्ट्स को, खेल को एक पीरियड के रूप में पढ़ाया जाता है। मतलब बच्चों को हर खेल खिलाए जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमें या वहाँ पे जाके इस पीरियड में खेलना भी है। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जो खेलकूद है वो बच्चों की शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। खेल कूद बच्चों की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिससे क्योंकि उससे बच्चे एक्टिव रहते हैं और उनका माइंड क्या रहता है, फ्रेश रहता है। वो सोचते हैं कि हम स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे हमें खेलने को भी मिलेगा। ठीक है। और वो पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी क्या देते हैं, अहम, मतलब क्या देते हैं, वो क्या बोलेंगे उसे, कि पढ़ाई के साथ साथ खेलने को भी टाइम देंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि जो अब हम स्कूल में जाके हमें 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 4 घंटे के बाद हमें खेलना है और फिर उसके बाद पढ़ाई करनी है। तो क्या रहेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, उत्सुक रहेगा कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। उसके मन में ये रहेगा आज कौन सा गेम खेलना है, आज स्कूल में जाके क्या करना है। ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे खेल, कार्य एवं खेल हो गया। क्या था ये, कार्य एवं खेल। यानी मैंने आपको बताया कार्य कौन करेगा, जो घर के वयस्क व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे। बच्चे तो नहीं करेंगे ना, बच्चे तो बिजनेस करने नहीं जाएंगे, बच्चे तो जॉब करने नहीं जाएंगे। लेकिन खेल कौन खेलेगा, घर के जो बच्चे होंगे वो खेलेंगे। और खेल उनके लिए कैसे फायदेमंद है ये मैंने आपको इसमें एक एक पॉइंट में बता दिया है। आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। ठीक है।
इसके बाद आते हैं हमारा जैसे चैप्टर में क्या है, संबंध, कार्य एवं खेल, और फिर आते हैं पौधे, पौधे एवं पशु। अब पहले क्या करेंगे, हम पौधों को पढ़ेंगे, जैसे हम एक एक करके पढ़ रहे हैं ना। पहले हमने परिवार को पढ़ा, फिर हमने मित्र को पढ़ा, फिर हमने संबंध को पढ़ा, फिर हमने कार्य एवं खेल को पढ़ा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पौधों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पौधे में सबसे पहले हम देखेंगे पौधों का वर्गीकरण। पौधों के बारे में आप जानते ही है, पेड़ पौधे सभी के घर में होते हैं, सब लगाते हैं ना पेड़ पौधे। ठीक है, तो जो नॉर्मल रूप से सामान्य वर्गीकरण है, मतलब वो पौधों का वो कितनी तरह से है, सजीवों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से है, तो उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सजीवों को 3 भागों में किस किस भागों में बांटा गया है, एक पादप जगत में यानी पौधों के जगत में, दूसरा जंतु जगत में यानी जो एनिमल होते हैं उनके जगत में, और तीसरा सूक्ष्म जीवों में। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है वो 3 भाग, सजीव को कितने भागों में बांटा गया है, पादप जगत में, जंतु जगत में और सूक्ष्म जगत में। लेकिन विटेकर कौन है, जो वैज्ञानिक है एक विटेकर, उन्होंने सजीवों को 4 भागों में बांटा है। उनके अनुसार जो सजीव है उन्हें 4 प्रकार से बताया गया है। अब वो कौन कौन से हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया है मोनोरा क्या कहलाता है, जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मोनोरा। दूसरा है प्रोटिस्टा, अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन। ये क्या है, प्रोटिस्टा, अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन। तीसरा क्या है, वर्ग, 4 वर्ग बताया ना उन्होंने। तीसरा वर्ग है पादप जगत यानी फ्लोरा, पौधों का अध्ययन, और जंतु जगत चौथा है फोना यानी जंतुओं का अध्ययन। तो जो विटेकर ने सजीवों को 4 प्रमुख भागों में बांटा है। कौन कौन सा, मोनोरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत और जंतु जगत। मोनोरा में जीवाणुओं का अध्ययन है, प्रोटिस्टा में अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन है, पादप जगत में पौधों का अध्ययन है, और जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम शुरू करेंगे पौधों के प्रकार से पढ़ना, कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। एक एक पौधों को पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले आकार के आधार पर पढ़ेंगे और फिर क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आकार के आधार पर यानी कैसे कैसे किस किस आकार के, छोटे बड़े लंबे चौड़े किस किस आकार के पौधे होते हैं। हम उन सारी चीज़ों को एक एक करके नोट डाउन करते चलेंगे। पौधों से क्वेश्चंस 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इन्हें एक एक को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, आकार के आधार पर पौधों के प्रकार देखेंगे हम। तो आकार के आधार पर सबसे पहला पौधा कौन सा है, साक यानी हर्ब्स। ये किस तरह के होते हैं, जो साक होते हैं वो किस तरह के पौधे होते हैं, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। आकार में छोटे होते हैं जो साक होते हैं, हर्ब्स होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है। इनका जो तना होता है, इनकी पहचान है ये कि अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन आए कि साक का तना किस रंग का होता है, जो साक के पौधे होते हैं उनका तना किस रंग का होता है, उनका आकार कैसा होता है, जो साख के पौधे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, वो किस तरह के उनका आकार होता है। तो इनके ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। इसमें अधिक टहनियाँ नहीं होती। इनका जो पौधे होते हैं, इनसे साख के जो पौधे होते हैं उनमें अधिक टहनियाँ नहीं होती। और इनका क्या होता है, ये बहुत ही कोमल होते हैं और ये इनका तना जो होता है वो हरे रंग का होता है और ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब कौन कौन से पौधे होते हैं जो साख के पौधे होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, जैसे धनिया आपने देखा होगा ना, बहुत मुलायम होता है, उसका तना भी हरे रंग का होता है और बहुत कोमल भी होता है और इनमें अधिक टहनियाँ भी नहीं होती, कम टहनियाँ होती है ना, पत्ते ज़्यादा होते हैं ना। दूसरा क्या होता है, मेथी में भी पत्ते ज़्यादा होते हैं, टहनियाँ कम होती है। और तीसरा होता है पालक। तो ये जो 3 पौधे हैं, कौन कौन से, पालक, मेथी और धनिया, ये किस तरह के पौधों के अंतर्गत आएंगे, साग के पौधों के अंतर्गत। ठीक है, दूसरे जो आकार के आधार पर है वो होती है झाड़ी यानी सर्प्स। झाड़ियाँ किस तरह की होती है, इन्हें देखेंगे। झाड़ियाँ, इनका आकार साग से बड़ा होता है, यानी जो ये हर्ब्स है, साग है, इनसे थोड़ा सा बड़ा किसका आकार होता है, झाड़ी का आकार होता है। इनका तना मोटा व कठोर होता है। अब इनका तना तो क्या था,
इनका तना तो हरे रंग का था और बहुत ही कोमल था, लेकिन इनका तना कैसा होता है, बहुत ही मोटा और कठोर होता है, जिसमें कई सारी शाखाएं निकली हुई होती है। क्या होती है, बहुत सारी शाखाएं निकली रहती है और इसके तने के आकार से, आधार से निकलती है। क्या होती है, जो इसकी शाखाएं होती है वो कहाँ से निकलती है, तने के आधार से निकलती है। अब वो कौन कौन से पौधे होते हैं झाड़ियों में, कौन कौन सी झाड़ी होती है, गुलाब देखा होगा ना आपने, तो उसमें तने से क्या निकलती है, बहुत सारी तने से शाखाएं निकलती है। दूसरा कौन सा है, गुड़हल, और तीसरा कौन सा है, नींबू। तो झाड़ी के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, उनमें झाड़ी के अंतर्गत नींबू, गुलाब और गुड़हल। तीसरा आता है वृक्ष। पहला का क्या हो गया, शाख हो गया, दूसरा हो गया झाड़ी, तीसरा हो गया वृक्ष। यानी इनका आकार कैसा होता है, बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। अब वृक्ष तो आपने देखे ही होंगे कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इनका तना कैसा होता है, कठोर होता है, मोटा होता है। आपने देखा ही होगा ना वृक्षों का तना। और कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है ना, भूरे रंग का। जब कभी भी आपने जब पेड़ को निकाल के फेंकते हैं तब देखा होगा ना, तो उसका तना कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। तने से कई शाखाएं निकलती है जो चारों ओर फैली रहती है। ठीक है, जो तना होता है उससे बहुत सारी शाखाएं निकलती है। कौन कौन से होते हैं, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, पीपल हो गया और कीकर हो गया। यानी आम, नीम, जामुन, कीकर और पीपल, ये जो पौधे हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। इन्हें वृक्ष कहा जाता है। झाड़ियाँ किसे किसे कहा जाता है, गुलाब, गुड़हल और नींबू को कहा जाता है। शाख किसे किसे कहा जाता है, धनिया, मेथी और पालक को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम चौथे नंबर पे कौन सी आ गई, लताएं। लताएं कैसी होती है, आपने सभी ने देखी होगी, बेल लताएं, जो बेल भी बोलते हैं ना इन्हें, ये अत्यंत कमजोर होती है। आपने देखा है ना, जो लताएं होती है उन्हें किसी न किसी के सहारे चढ़ा के रखते हैं, लकड़ी के सहारे या रस्सी के सहारे उन्हें लटका के रखते हैं ना, ये सीधी नहीं रह पाती। नहीं तो सीधी कैसे रह पाएगी, वो इतनी मुलायम होती है तो वो सीधी कैसे रह पाएगी। उन्हें क्या होगा, इन्हें स्थिर रहने के लिए सहारे की जरूरत होती है। मैंने बोला ना कि स्थिर रहने के लिए सहारे की, यानी या तो डंडी या तो कोई डंडा होगा, उस पर उसे लपेट के ऐसे खड़ा कर देंगे या रस्सी बांध के ऊपर तक लेके जाएंगे लताओं को। ठीक है, और जो ये लताएं होती है वो इनके दो वर्ग होते हैं। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है विसर्पी लता और दूसरी होती है आरोही लता। अब विसर्पी लता यानी विसर्पी, क्या बोलते हैं इसे, रनर क्रीपर्स बोलते हैं। जो विसर्पी लता होती है उसे क्या बोलेंगे, रनर क्रीपर्स बोलेंगे। ये जो लताएं होती है वो किस तरह की होती है, ये जमीन के बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई रहती है। जो ये लताएं होती है ये जमीन के चारों तरफ, मतलब जमीन पे पूरे दूर दूर तक फैली रहेगी। जैसे किस चीज की, बेल भी बोलते हैं ना लताओं को, बेल यानी खीरे की जो लताएं होंगी, बेल होंगी, वो दूर तक फैली रहेगी। खरबूजे की फैली रहेगी दूर दूर तक, तरबूज की फैली रहेगी, पुदीने की फैली रहेगी। आपने पुदीना देखा होगा कि थोड़ी सी जगह में लगा दो, बहुत दूर दूर तक पुदीना ही पुदीना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गई कौन सी, विसर्पी लता। विसर्पी लता में कौन कौन सी, जैसे खीरा, खरबूजा, पुदीना और तरबूज। उसके बाद आती है आरोही लता। आरोही लता एक ऐसी होती है, ये किसी ढांचे की सहायता से सीधी खड़ी रहती है। जैसे जो ये लताएं होती है उसमें किसी न किसी ढांचे को, किसी न किसी माध्यम को आधार बनाकर उसे खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या करेगी और ये गिर जाएगी। मतलब ये इतनी कोमल होती है और ऊपर चढ़ती है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि रस्सी पे लटका देंगे तो रस्सी पे ये ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी और ऊपर तक चढ़ती चली जाएगी। तो उन लताओं को क्या बोलते हैं, आरोही लता बोलते हैं। ठीक है, जिससे ये वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी रहेगी। आपने देखा होगा ना कि जो लताएं होती है किसी वृक्ष के चारों ओर ऐसे लिपटती पूरे पेड़ के ऊपर तक चली जाती है, पेड़ पर पूरे ऊपर तक चढ़ जाती है। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है, मनी प्लांट। आप सभी के घर में होगी मनी प्लांट, आपने देखा होगा ना। मनी प्लांट में एक रस्सी बांधो और उसे एक बोतल में लगाओ या कहीं पे भी एक गमले में लगाओ, तो वो क्या करेगी, उसी पे गोल गोल घूमती रहेगी और ऊपर तक चली जाएगी जहां तक आपने रस्सी टांग रखी होगी। फिर दूसरी कौन सी होती है, मटर की बेल होती है। मटर की जो लता होती है वो होती है। और तीसरी होती है अमरबेल। अमरबेल भी आपने देखी होगी कि वो भी क्या करती है, ऐसे ही उसे भी किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी ढांचे के माध्यम से। अब देखेंगे ये किसके आधार पर है, ये आकार के आधार पर मैंने पौधों के प्रकार बताए। कितने प्रकार के बताए, शाख, झाड़ी, वृक्ष और लताएं। कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के, शाख, झाड़ी, वृक्ष और लता। और फिर उसके बाद लता कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की, विसर्पी लता और आरोही लता। उसके बाद हम पौधों का वर्गीकरण किसके आधार पर देखेंगे, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे, कल करेंगे। क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण कितने भागों में, कितने प्रकार का होता
होता है? 4 भागों में है। कौन कौन से होते हैं पौधे? जलोद्भिद, लवणोद्भिद, समोद्भिद और मरुद्भिद। इन चारों को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक एक करके डिफाइन करेंगे कि जो जलोद्भिद होते हैं वो किस तरह के पौधे होते हैं, जो लवणोद्भिद होते हैं वो किस तरह के पौधे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, किस क्षेत्र में उगाए जाते हैं, कैसी जमीन पे उगाए जाते हैं, किस जगह उगाए जाते हैं, और समोद्भिद कैसे होते हैं और मरुद्भिद कैसे होते हैं। इन चारों को हम करेंगे कल की क्लास में डिफाइन। मैं साइड हो जाती हूँ, आप फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए और मैं एक बार फिर से आपको इसका हल्का सा रिविजन करा देती हूँ कि जो हमारा चैप्टर चला हुआ है उसमें हमने मित्र, संबंध, कार्य एवं खेल कंप्लीट कर लिए। कार्य और खेल हमने अभी कंप्लीट किया है और ये हमारे शुरू हो गया अब पौधे का जो टॉपिक है वो हमारा शुरू हो गया। पौधों को सामान्य रूप से जो सजीव है उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। किस किस में? पादप जगत में, जंतु जगत में और सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जीवों में। ठीक है। उसके बाद जो विटेकर है, वैज्ञानिक हुए हैं एक विटेकर, उन्होंने क्या किया है? सजीवों को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से है वो? मोनोरा जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? मोनोरा। प्रोटिस्टा, अमीबा। प्रोटिस्टा में किसका अध्ययन किया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन। पादप जगत में पौधों का अध्ययन और जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमने पौधों के प्रकार पढ़े। पौधों के प्रकार किसके आधार पर पढ़े? हमने आकार के आधार पर, कि आकार के आधार पर छोटे बड़े कैसे पौधे होते हैं, किस किस प्रकार के पौधे होते हैं। तो सबसे पहले पढ़े हमने शाख के पौधे। ये किस तरह के होते हैं? धनिया, मेथी और पालक जो है वो शाख के पौधे होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? ये बहुत ही छोटे होते हैं। इनका तना कैसा होता है? हरे रंग का होता है, बहुत ही कोमल होता है और इनमें टहनियाँ नहीं होती। दूसरा हमने पढ़ा झाड़ी। दूसरे जो आकार के आधार पर है वो झाड़ियाँ हैं। झाड़ियाँ कैसी होती है? इनका आकार शाख से बड़ा होता है, इनका तना मोटा व कठोर होता है और इनमें कई सारी शाखाएं तने के आधार से निकलती है। जैसे कौन कौन से हो गए? गुलाब, गुड़हल और नींबू। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? वृक्ष। वृक्ष का जो आकार होता है बहुत ही बड़ा और विशालकाय होता है। इनका तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है और क्या होता है? तने से कई सारी शाखाएं निकलती है जो चारों ओर फैली रहती है। और कौन कौन से होते हैं? नीम, जामुन, पीपल, कीकर, आम। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आ जाती है लताएं, यानी बेल, यानी क्रीपर्स। ठीक है। क्रीपर्स में के अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं? कौन सी होती है लताएं? वो होती है लताएं जो बहुत ही कमजोर होती है, जो सीधी नहीं रह पाती, जिन्हें सीधी रहने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी सहायता की, किसी ढांचे की जरूरत पड़ती है। वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, विसर्पी लता और आरोही लता। विसर्पी लता कैसी होती है? जमीन के बहुत बड़े भूभाग में फैली रहती है और क्या करते हैं? जैसे खीरा, खरबूजा, तरबूज और पुदीना। और जो आरोही लता है वो क्या करेगी? ये किसी ढांचे की सहायता से खड़ी होगी और ये ऊपर पेड़ पे चढ़ती हुई चली जाएगी। पेड़ पे, डंडी पे, रस्सी पे, जिस पे भी आप इसे लगाओगे उसी पे ये चढ़ती हुई चली जाती है, जैसे मनी प्लांट, मटर और अमरबेल। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण हम कल करेंगे। 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से है 4 प्रकार? जलोद्भिद, लवणोद्भिद, समोद्भिद और मरुद्भिद। इन चारों को हम कल की क्लास में डिफाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। 3-4 क्लास हो चुकी है आई थिंक इसकी, लेकिन ये अब चैप्टर लास्ट में चला हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे? पौधों के बाद पशु पढ़ेंगे। 2-3 दिन में इसे खत्म करा देंगे। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा कोर्स नहीं है। 1 महीने में, 1-1.5 महीने में लगभग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाकर ही पढ़ना है। ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने खाली लेट के वीडियो देख ली या काम करते हुए वीडियो देख ली और लिखा कुछ नहीं है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है? एक एक चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलना है। क्वेश्चन इसी से आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है। जब आप पेपर देने जाते हो ना तो आप जाके बोलते हो बहुत कठिन पेपर आ रखा था। पेपर सिलेबस से बाहर नहीं आता। कठिन कैसे? जब आपने पढ़ा नहीं है तो वो आपके लिए बहुत कठिन है। जिसने पढ़ा है उसके लिए वो कठिन नहीं है। तो आपको क्या करना है? उस पूरे सिलेबस को पढ़ के जाना है, पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना है। जब आपकी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट होगी, पूरा संविधान कंप्लीट होगा, पूरा पर्यावरण कंप्लीट होगा, तो क्वेश्चन कहाँ से बाहर से थोड़ी दे देंगे, वो इसी में से तो देंगे ना। लेकिन जब आपको यही नहीं पता है कि संविधान का निर्माण किसने किया था, तो आप क्वेश्चन कहाँ से लिखोगे? नहीं पता ना। जब आपको यही नहीं पता कि पर्यावरण होता क्या है, तो क्वेश्चन कहाँ से टिक करोगे? तो आपको क्या करना है? एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का बेस क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है। हर सब्जेक्ट का आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप किसी भी सब्जेक्ट को
कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपका सपोर्ट हमें मिल नहीं रहा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पिछली क्लास लेने के लिए प्लेलिस्ट पे जाएंगे और उसे खोलेंगे, उसमें सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।